नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में हमने MPS 003 टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। आज हम उसका पार्ट 2 आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसके अगर आपने पहला पार्ट अब तक अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप जाइए उसको देख लीजिए। और बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं जो हमारे रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन बहुत इजी चैप्टर भी है। मैंने कई बार कहा है, इंडिया के बारे में आप कितना जानते हैं इसके ऊपर सारी की सारी बात डिपेंड करती है। पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाइए और पहले पार्ट को देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया की जो पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो भारत की जो पार्लियामेंट है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है, जो कि भारत की इसे हम संसद कहते हैं, ये संसद किस प्रकार से कार्य करती है। पहली बात तो पैदा होती है कि हमारी संसद जो है वो बनती कैसे है। हमारी संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है। तो हमारी संसद के तीन भाग होते हैं। वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लोकसभा, अगला होता है राज्यसभा और सबसे अंतिम होता है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? ये हमारी संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब भी हमारे देश में कोई बिल पास होता है, कोई कानून बनता है नया, तो सबसे पहले वो जो कानून होगा या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में, किसी भी सदन में आ सकता है। पहले मान लेते हैं अगर वो लोकसभा में आता है तो लोकसभा से पहले वो पास होगा, पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से भी अगर वो पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब उस पर अपने साइन कर देंगे तो क्या है, वो कानून मान लिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि भाई अगर मान लो लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने पास करने से मना कर दिया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, वहां के लोगों ने कहा ये कानून पसंद नहीं आया हमको। तो अगर ये कानून पसंद नहीं आया तो क्या होगा, जो दोबारा लौट के लोकसभा में आ जाएगा। लोकसभा में दोबारा लौट करके आ गया तो लोकसभा वाले कुछ चेंज वगैरह कर देंगे, कुछ बदलाव कर देंगे इसके अंदर। अब मान लो कि भाई लोकसभा ने बिल पास करके भेजा राज्यसभा, राज्यसभा ने कहा भाई हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये बिल दोबारा लोकसभा में आ गया, तो ये बिल दोबारा लोकसभा में आ गया। अब अगर ये बिल दोबारा लोकसभा के अंदर आ गया और लोकसभा ने कहा नहीं, हम ये बिल एज इट इज बिल्कुल ऐसा ही भेजेंगे, तो ये दोबारा बिल यहां चला जाएगा। अब ये लोग तो पास करेंगे नहीं। अगर राज्यसभा लोकसभा के किसी भी बिल को 6 महीने तक पास नहीं करती है, कितने महीने तक बताया मैंने? 6 महीने तक। अगर 6 महीने तक पास नहीं करती है तो बिल अपने आप पास हो जाएगा। ठीक है, वो बिल अपने आप पास हो जाएगा। वो बिल चला गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर देंगे और साइन करने के बाद वो कानून बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने साइन करने से मना कर दिया। तो राष्ट्रपति ने अगर साइन करने से मना किया तो बिल दोबारा लोकसभा जाएगा, लोकसभा में से बदला जाएगा, दोबारा राज्यसभा। अगर ये दोबारा पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गया दूसरी बार, तो राष्ट्रपति फिर इसको मना नहीं कर सकते, उनको साइन करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति के पास भी कई सारी शक्तियां होती हैं, कुछ पॉकेट वीटो वगैरह होते हैं, लेकिन अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे कैसे रोक सकते हैं। तो ये भारत की 3 संसद है। हमारे देश में संसद कैसी होती है? संप्रभु होती है। कैसी होती है? संप्रभु। सबसे शक्तिशाली हमारे देश में संसद को माना जाता है। ठीक है, और हमने संसद का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? भारत ने संसद का कॉन्सेप्ट लिया है ब्रिटेन की सरकार से, यानी ब्रिटेन के संविधान से। दुनिया में जहां भी संसद मानी जाती है ना, सारे संसद की मदर जो है वो ब्रिटेन की संसद को माना जाता है। ठीक है, तो ये भारत की संसद है। अच्छा, कितने मेंबर होते हैं? तो भाई लोकसभा के अंदर हमारे जो हैं 550 मैक्सिमम हो सकते हैं। 550 क्या है? मैक्सिमम हो सकते हैं। अभी 550 बिल्कुल भी नहीं, अभी इससे कुछ कम है। अभी आई थिंक सो 545 हैं फिलहाल। वर्तमान में कितने हैं? 545 हैं, लेकिन ज़्यादा अभी वर्तमान में है, होते हैं 545 सांसद होते हैं, लेकिन ये 550 तक बढ़ के जा सकता है आंकड़ा। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 जा सकता है, हालांकि अभी इसमें भी मामला कम चल रहा है। ठीक है, तो
250 राज्यसभा के अंदर मेंबर जा सकते हैं। इफ 250 में से भी याद रखना 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ते, सीधा राष्ट्रपति उनको चुन लेते हैं। राष्ट्रपति कह देगा ये बंदा एमपी हो गया, अपने आप एमपी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी क्या होता है, अपने अपने जाने के तरीके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सभा मानी जाती है वो लोकसभा मानी जाती है। लोकसभा क्यों? क्योंकि ये इसको निम्न सदन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निम्न सदन। ठीक है, आपको मैं लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस बता देता हूँ पूरा का पूरा एक अच्छे से। ठीक है, जैसे कि अगर एक तरफ हम देख लें लोकसभा और एक तरफ आ जाए अपनी राज्यसभा, तो लोकसभा जो है और राज्यसभा, लोकसभा जो होती है ये निम्न सदन होती है। क्या होती है? निम्न सदन। इसको कहा जाता है उच्च सदन। क्या कहा जाता है इसको? इसे कहा जाता है उच्च सदन। ठीक है, लोकसभा के बारे में और क्या होता है? विश्वास या फिर अविश्वास प्रस्ताव यही पास होता है। विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव, यानी कोई सरकार बनी रहेगी या गिर जाएगी ये लोकसभा डिसाइड करती है, राज्यसभा कभी डिसाइड नहीं करेगी। ये प्रस्ताव यहां पर कभी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आपको सरकार बनानी है तो लोकसभा के जरिए बनेगी। ठीक है, अस्थाई होता है ये। क्या होता है ये? अस्थाई होता है। और ये कैसा होता है? ये स्थायी होता है। इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल जो है वो होता है कितना? 5 वर्ष का होता है। और इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? वो 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक बार अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा पहुंच गया तो 6 साल तक तो वो सांसद रहेगा ही रहेगा, पक्की बात है। लेकिन अगर कोई बंदा लोकसभा पहुंच रहा है तो जरूरी नहीं हो 5 साल तक रहेगा, बीच में भी हट सकता है मामला। अगर सरकार गिर गई तो सांसदी भी चली गई। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे भी है जो 1 महीने में, 13 दिन में, 1 साल में ऐसे बदल जाया करते थे। तो उस केस में क्या होता है, अगर प्रधानमंत्री हटेगा तो पूरी की पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे देती है। ठीक, तो ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच में छोटे छोटे डिफरेंसेस थे कुछ। लोकसभा के मेन जो होती है लोकसभा, हम जब वोट डालते हैं ना कभी भी, तो वोट हम डालते हैं सीधा लोकसभा के लिए। ध्यान रखिएगा इस पूरी बात को। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जो है हमारा लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी हो सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक, उसके बाद बात आती है कि भारत में या दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक टर्म चलता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं संघवाद। इंग्लिश में इसे कहते हैं फेडरलिज्म। इसे कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। ठीक है, क्या होता है संघवाद और क्या इसका मतलब होता है? दरअसल दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों में ऐसा माना जाता है कि कभी भी लोकतांत्रिक देश किसी के ऊपर कोई चीज थोपते नहीं है। ठीक है, वहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है। तो भारत को जो है, भारत अपने आप को कभी संघवादी नहीं कहता, इंडिया ने कभी अपने आप को फेडरल कंट्री नहीं कहा। ठीक है, अब क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, कुछ लक्षण ऐसे भी है जो बताते हैं कि ये संघवादी देश है, कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो बताते हैं संघवादी देश नहीं है। ठीक है, अब क्यों, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, क्या काम होता है, ये सारी बातें देखो मैं आपको बता देता हूं। संघवाद का मतलब क्या होता है? पहले तो 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट होनी चाहिए। कितनी? 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट, मतलब कह सकते हैं आप 2 या 3 स्तर की सरकारें होनी चाहिए। तो क्या भारत के अंदर 2 या 3 स्तर की सरकारें हैं? हाँ बिल्कुल है। भारत में एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, फिर एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है। आप देखोगे कि आपके घर में या अगर आप खुद भी वोट डालते हो, और डालते हो 11 में का एग्जाम दे रहे हो तो आप 3 बार, 5 साल के अंदर आप 3 बार वोट करते हो। पहली बार तो करते हो आप लोकसभा के लिए वोट, अगली बार आप करते हो विधानसभा के लिए वोट, उसके बाद आप वोट करते हो एमसीडी के लिए वोट। ठीक है, जो लोग गांव से इस वीडियो को देख रहे होंगे
वो पंचायती राज्य के लिए वोट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 बार वोट करना ही पड़ जाता। तो इंडिया में क्या है, 3 लेवल की गवर्नमेंट है, मतलब एक फेडरल लक्षण तो इंडिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या और लक्षण होता है इसके अंदर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखित संविधान, लिखा हुआ संविधान होना चाहिए। किसके लिए, संघवाद। अगर कोई देश कहता है कि वी आर अ फेडरल कंट्री, तो वहां पर क्या होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। तो भारत के पास लिखित संविधान है, बिल्कुल है, ठीक है। भारत का संविधान कब लिखा गया था, कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था, दोनों में से अगर एक भी डेट मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या हमको सही पता है नहीं पता। जो सही आंसर लिखेगा उसकी कमेंट को पिन कर दूंगा मैं। चलो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लिखित संविधान हो जाएगा, और क्या खूबियां होनी चाहिए, पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। तो भारत में क्या शक्ति का बंटवारा होता है, बिल्कुल होता है। अभी बताऊंगा आपको कैसे बंटवारा होता है, ठीक है। अब ये तो सारे लक्षण हैं जो ये बता रहे हैं कि भारत संघवादी देश है, लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो ये बताते हैं क्या, कि भारत संघवादी देश नहीं है। उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये तो सारे वो लक्षण थे जो प्रूव कर रहे थे कि हाँ भारत एक कैसा देश है, संघवादी देश है। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। भारत के अंदर एक नागरिक जो होता है वो एक ही नागरिक होता है, वो पूरे भारत का नागरिक है, कोई यूपी का नागरिक या बिहार का नागरिक नहीं होता। एक बार जो भारत का नागरिक बन गया, वो चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, हर जगह उसकी नागरिकता जो है वो वैलिड रहेगी, ठीक है। उसके बाद भारत के अंदर जो केंद्र सरकार है वो बहुत मजबूत होती है। दरअसल में उसके पास पावर किसी भी स्टेट के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है। फेडरलिज्म कहता है कि पावर बराबर बराबर डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन भारत की जो केंद्र सरकार है वो थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होती है किसी भी मामले में, चाहे आर्थिक मामले की बात करो चाहे संवैधानिक मामले की बात करो, दोनों मामलों में ज्यादा मजबूत होगी। और ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि भारत जो है वो संघ तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं भारत को अर्धसंघीय भी बोलते हैं। भारत खुद क्या कहता है अपने बारे में, हमारे देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। बहुत सारे राज्य को मिला करके भारत बना दिया गया है, लेकिन किसी भी राज्य को कभी भी भारत से अलग होने की इजाजत नहीं। ये नहीं कि राज्यों का संघ बनाया तो कल को राज्य बोल देंगे भैया हम क्या चाहते हैं आजादी, ये अलाउ नहीं है हमारे देश में, ठीक है। तो ये जो दो लक्षण है, ये दो वो लक्षण है जिसकी वजह से क्या है, हम भारत को कह सकते हैं कि हाँ पूरी संघीय संकल्पना इसके अंदर भी नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि भारत में जब संघीय संकल्पना नहीं है तो पावर ऑफ सेपरेशन जो कि मैंने आपको बताया था कैसे होता है। हमारी आर्टिकल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7वां शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची जिसे कहते हैं हम, यानी 7वां शेड्यूल, इसके अंदर 3 लिस्ट बनाई गई हैं। कितनी लिस्ट बनाई गई हैं, 3 लिस्ट। पहली लिस्ट है उसे कहते हैं यूनियन लिस्ट, अगली बनाई गई है स्टेट लिस्ट, अगली होती है कनकरेंट लिस्ट, अगली होती है कौन सी, कनकरेंट लिस्ट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं संघीय
संघ सूची, इसको बोलते हैं राज्य सूची, और इसको कहते हैं समवर्ती सूची। इसे कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये इतनी 3 सूचियां बनाई गई हैं। इन 3 सूचियों से क्या होता है, भारत में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। इससे ये पता रहता है भाई कौन सी शक्ति जो है वो किसके पास है। ठीक है, जैसे यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी विषय होंगे, इस वक्त भारत सरकार में शायद 97 के आसपास या होंगे कुछ ऐसे, इतने विषय हैं। तो ये जो विषय संघ सूची के अंदर आते हैं, इसका मतलब होता है इसके ऊपर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ संसद को है, सिर्फ संसद को, और केंद्रीय मंत्री होगा वही फैसला ले पाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मंत्रालय आते हैं, जैसे रेलवे, रेल, विदेश। ठीक है, आपने देखा होगा रेल मंत्री केवल भारत का रेल मंत्री होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा राज्य का कोई रेल मंत्री है, यूपी का रेल मंत्री, बिहार का रेल मंत्री, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि रेल मंत्रालय क्या है, रेल मंत्रालय एक ऐसा विषय है जो कि यूनियन लिस्ट में आता है। तो रेल मंत्री केवल पूरे भारत का होगा, पूरे देश का होगा। ठीक है, विदेश मंत्री पूरे देश का होगा। ठीक, ऐसे ही क्योंकि रेल के ऊपर क्या फैसला लेने का अधिकार, या फिर विदेश मंत्रालय के ऊपर फैसला लेने का अधिकार क्या है, केवल केंद्रीय मंत्री को है, केंद्र सरकार को है, संसद को है। स्टेट लिस्ट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टेट सरकार के अंडर में आती, जैसे पुलिस, सिंचाई परियोजना, ये सब मामले ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के अंडर में आएगी। जो वहां मुख्यमंत्री होंगे उनके अंडर में आएगी, वो केंद्र सरकार के अंडर में काम नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ही होती है कनकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर संघ और राज्य दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, मतलब संविधान में कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो समवर्ती सूची में होते हैं। समवर्ती सूची में इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर संघ और राज्य दोनों ही चाहें तो क्या कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, और चाहे जैसे कुछ नेता ऐसे होते हैं या कुछ पद ऐसे होते हैं जो आपको केंद्र में मिलेंगे, राज्य में मिलेंगे। जैसे कि हमारे देश के एक शिक्षा मंत्री हैं, हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, और हमारे राज्य के भी शिक्षा मंत्री, फॉर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, है ना, ऐसे यूपी के शिक्षा मंत्री हैं, ऐसे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। तो हर राज्य का अपना अपना शिक्षा मंत्री भी होता है, और ऐसे केंद्र में भी एक शिक्षा मंत्री होता है। ठीक है, तो ये शिक्षा, इसका मतलब कौन सी लिस्ट में आ जाएगी, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, भारत की संघीय व्यवस्था बनती है। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक रूल है, अगर राज्य और संघ, मान लीजिए कि एक राज्य का शिक्षा मंत्री कोई कानून बनाता है, केंद्र का शिक्षा मंत्री कोई कानून बनाता है जो उस कानून से बिल्कुल अपोजिट है, तो ऐसे केस में संघ की बात मान ली जाती है, राज्य की बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश का संविधान है वो कहता है कि हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू किसी और सरकार के। हमारे देश का संविधान, छोटी सी बात याद रखिएगा उसके अंदर, हमारे देश का संविधान जो था वो 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था हमारा संविधान, और बन के रेडी हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 में। इस दिन बनकर के रेडी हो गया था। ठीक है, पूरे इसके अंदर 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे इसको बनाने में। इस दिन शुरुआत हुई 9 दिसंबर 1946 में, 26 नवंबर 1949 में खत्म हो गया बनकर के। लेकिन लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये पहली बार हमने 26 जनवरी मनाई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा पूरी की पूरी। अब हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं संघवाद। जब हमने पढ़ा कि संघवाद का मतलब केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के काम करना है। ठीक है, तो भारत का जो, अगर आजादी के बाद से आप इतिहास देखोगे तो आजादी के बाद यानी 1947 से लेकर के लगभग 1969 तक कह सकते हो, ये 60 वाले दशक के आसपास तक, यहां तक तो कांग्रेस का प्रभुत्व था। क्या था यहां पे? कांग्रेस का प्रभुत्व था। मतलब
हर जगह कांग्रेस जीत रही होती थी, स्टेट में कांग्रेस, सेंटर में कांग्रेस, हर जगह कांग्रेस आराम से जीत जाती थी। लेकिन 1969 के बाद क्या हुआ, कई कई जगहों पर जो राज्य थे, राज्यों ने डिमांड करनी शुरू कर दी, भैया हमें सेंटर वेंटर के हिसाब से नहीं चलना, हमारी अपनी कुछ समस्याएं हैं और हम चाहते हैं हमारी एक अपनी खुद की लीडरशिप हो। तो आपको दिखेगा कि हर राज्यों में कुछ अलग अलग दल बन गए, ठीक है। बिहार में आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वहाँ नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जेडीयू, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, आप यूपी में जाओगे तो बीएसपी एक पार्टी है मायावती जी की, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, एसपी है। ऐसे हर राज्य में क्या है कि अपने अपने उस पर्टिकुलर राज्य के दल बनने लग गए। तो इन दलों के बनने से क्या हुआ, कई जगह दल जीतने लग गए। जब किसी भी जगह, अब तक क्या हो रहा था, अब तक इस देश में भाई सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो जब दोनों जगह कांग्रेस की सरकार होती तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जब ऐसा होने लग गया कि सेंटर में कोई और सरकार और केंद्र मतलब और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार बन गई, तब इन दोनों पार्टियों में लड़ाई होनी शुरू हो गई, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई बहुत ज़्यादा। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्य, इनके मध्य जो विवाद होता है उसके कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में केंद्र और राज्य की लड़ाई चलती रहती है। केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, विवाद चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। आज भी आप अगर न्यूज़ सुन लोगे तो आपको दिखेगा वो अरविंद केजरीवाल एलजी का मामला लेके पहुंच गए वहाँ पे, फिर वो ममता बनर्जी कुछ कर रही हैं वहाँ पे, स्टालिन जी कुछ कर रहे हैं, ऐसे झगड़ा चलता रहता है, हमेशा चलता है। जब से हुआ तब से चल रहा है, आज तक चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। क्या क्या कारण होते हैं किसी भी केंद्र और राज्य के मध्य विवाद के? सबसे पहला कारण तो होता है केंद्र का शक्तिशाली होना। सबसे पहला कारण कह सकते हो स्वायत्तता। पहला कारण क्या होता है, स्वायत्तता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनॉमी। राज्य कई बार ये डिमांड करते हैं कि भाई जो केंद्र है वो बहुत पावरफुल है, वो हमको शक्तियां ही नहीं दे रहा, सारे फैसले खुद करना चाह रहा है, हमको बिल्कुल अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश कर रहा है, हमको कोई पावर नहीं दी जा रही। ये बहुत बड़ी शिकायत रहती है किसकी, राज्यों की रहती है, किससे, केंद्र सरकार से। दूसरी सबसे बड़ी शिकायत क्या आती है, वो आती है कर वितरण का, ठीक है, यानी कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में इश्यू बहुत ज्यादा आ जाता है। केंद्र कई बार राज्यों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि जहां से ज्यादा पैसा आ सकता है वो वाले सोर्स तो अपने पास रख रखे हैं, और जहां से टैक्स आना ही नहीं है वो हमको दे रखा है, तो हमें जो है वो पैसा उतना नहीं मिल पाता। अब जब पैसा नहीं मिल पाएगा तो क्या होता है, हमें पैसा मांगने के लिए डिपेंड करना पड़ता है किसके ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, कि भैया वो कुछ पैसा देगी तब तो हमारा काम चल पाएगा, वरना हमारा काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक इश्यू बन जाता है कई बार, ठीक। उसके बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल ट्रेंडिंग में है, एलजी की नियुक्ति। भाई ये तो एक ट्रूथ है कि हमारे देश में क्या है, पूरे देश में जो भी एलजी होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं हर राज्य के, राज्यपाल हो या उपराज्यपाल, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, ठीक है। अपनी मर्जी से उनको जो लगेगा यहाँ के राज्यपाल होना चाहिए उसको राज्यपाल बना दिया जाएगा, ठीक है। और ये वो खुद डिसाइड करते हैं, कोई बताएगा नहीं उनको, ठीक है। तो एलजी की नियुक्ति पे बड़ी लड़ाई झगड़ा होता भाई। अभी अपने ममता बनर्जी पहले नाराज चल रही थी, केजरीवाल जी तो हमेशा नाराज चलते रहते हैं, ठीक। तो समस्या ये भी आ जाती है। फोर्थ प्रॉब्लम आती है संसाधनों का वितरण। संसाधनों का वितरण, जो संसाधनों का वितरण है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता कभी भी, ठीक है। मतलब कई बार राज्य आरोप लगाते हैं कि भाई साउथ के राज्य कई बार आपको बोलते मिल जाएंगे कि भाई हम टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन हमको रिसोर्स उतना नहीं मिल पाता, टैक्स दे रहे हैं हम, सब्सिडी मिल रही है नॉर्थ के राज्यों को। तो ऐसा भी आरोप कई बार लग जाता है कि हाँ भाई संसाधनों का जो वितरण है ये सही नहीं हो रहा। तो ये चार मैंने आपको पॉइंट बता, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद के क्या, स्वायत्तता एक कारण हो सकती है, कर का वितरण एक कारण हो सकता है, एलजी की नियुक्ति एक कारण हो सकती है, और संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये भी एक रीजन हो सकता है।
अब सवाल पैदा होता है कि भाई अगर इस किस्म से केंद्र और राज्य में लड़ाई चलेगी तो देश कैसे चलेगा, है ना, फिर तरक्की नहीं हो पाएगी, हमारी विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए क्या किया गया, कई बार आयोग कई सारे बनाए गए जिससे प्रयास किया जाए कि केंद्र और राज्य के मध्य क्या हो, जितने विवाद हैं उनका निपटारा किया जा सके। इसके लिए अगर मैं बहुत कुछ आयोग के नाम आपको बताने की कोशिश करूं तो पहला आयोग जो था, एक आयोग का नाम याद रखिएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, ये आया था 1966 में, 1966 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोरारजी देसाई, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका मतलब फर्स्ट एकेडमिक रिफॉर्म कमीशन। उसके बाद देखा जाए तो अपना सरकारी आयोग, सरकारिया आयोग, ये आया था 1983 में, सरकारी आयोग। इसके बाद पुंछी आयोग आया था, मदन मोहन पुंछी, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो ये आया था 2007 में। तो ये जो है, ये कई सारे आयोग आए जिन्होंने क्या किया, ये प्रयास किया कि हाँ, केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद हो रहा है इसको रोका जाए, और इसको रोकने में बहुत सारा योगदान भी दिया। कि इसने सरकारी आयोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसने बहुत योगदान दिया। इसने कहा कि भाई देखो एलजी के नाम पे बहुत लड़ाई हो रही है, तो एक काम करो, एलजी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए हमेशा जिसका कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता ना रहा हो, ठीक है। हालांकि सुझाव इन्होंने दिया था, माना नहीं गया उसको बाद में। और भी इन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय परिषद बनाई जाए, तो इंडिया में क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती हैं, आप जानते हो आर्टिकल 263 के अंदर अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनके एग्जाम में, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये 2-4 आयोग, अगर इनके नाम आपको आते होंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप इसके आंसर लिख सकते हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जो आती है वो आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन। अब समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ, जिस जगह के लोग थे उन लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई हम यहाँ रहते हैं, हमारी समस्याएं कुछ अलग है, इतना बड़ा देश है, कोई देश का प्रधानमंत्री है, उसको क्या पता कि उड़ीसा के किसी गांव की क्या समस्या है, उस गांव की समस्या उस गांव के लोग जानते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो लोगों ने कहा भैया हमको चाहिए अपना खुद का शासन, तो स्थानीय शासन की डिमांड उठने लग गई, ठीक है। डिमांड उठने तो लग गई, लेकिन इसको एकदम से ऐसे स्वीकार्यता नहीं मिली, ठीक है। अगर स्थानीय शासन ये विषय, इस टॉपिक को उठाने के सबसे बड़े प्रणेता अगर कोई माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। कौन माने जाते हैं? लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को पहली बार क्या किया था, विषय लेकर के आए थे। लॉर्ड वर्ड हटा दो, क्या फालतू फालतू में अंग्रेजों को लॉर्ड लिखना, सीधा रिपन लिखो, ठीक है। तो भाई रिपन 1882 में इस कॉन्सेप्ट को पहली बार लेकर के आए थे, कौन? रिपन। अब इन्होंने क्या किया, स्थानीय शासन तो बता दिया था, फिर जब बाद में संविधान सभा बैठी भारत का संविधान बनाने के लिए, जो मैंने डेट आपको बताई थी उसके अंदर, तो उसको लगा कि नहीं भाई स्थानीय शासन को अपने संविधान में जगह देनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन की बात की। महात्मा गांधी बहुत बड़े समर्थक थे किसके? स्थानीय शासन के। महात्मा गांधी मानते थे कि स्थानीय शासन होना चाहिए। किसी एक महान विचारक एक और थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर, वो स्थानीय शासन के बड़े घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए लोकल गवर्नमेंट मत बनाना, ठीक है। वो उसके बहुत बड़े विरोधी थे, हुआ करते थे अपने ज़माने में, ठीक। अब सवाल पैदा होता है कि जब ये हुआ तो सबसे पहले बार आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहली बार कहाँ पर आया ये स्थानीय शासन? तो राजस्थान का एक नागौर जिला है। क्या जिला है? राजस्थान का एक जिला है, उसका नाम है नागौर।
नागौर में सबसे पहली बार स्थानीय शासन आया, कब आया? 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ? एक लोकल गवर्नमेंट बनी, कहां पर? राजस्थान के नागौर में। समझ में आ गई बात ये वाली? चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी लोकतंत्र मतलब शासन के बारे में। अब सवाल पैदा होता है कि ये तो चलो छोटी जगह पे आ गई, ये बड़े लेवल पे कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? तो ये एक बार में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। सरकार जब भी कोई फैसला लेने की कोशिश करती है ना, कोई भी फैसला लेने से पहले ऐसा नहीं होता कि बस चलो उठो भाई, किसी ने मांग कर ली बना दिया, ऐसा नहीं होता। पहले उसके लिए कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, कमीशन उसके ऊपर जांच पड़ताल करती है, रिसर्च करती है, पता लगाती है इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। उसकी रिपोर्ट बना के प्रधानमंत्री और सचिवालय में दी जाती है। फिर सचिवालय क्या करता है? उन रिपोर्ट के जो रूल्स निकल के आए हैं, जो आउटकम्स निकल के आए हैं, उसके ऊपर विचार करता है कि हाँ इसे बनाना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो ऐसे जब स्थानीय शासन की डिमांड बढ़ी तो एक ही बार में ये चीज़ नहीं आई, कई सारे कमीशंस आए इसके रास्ते में। सबसे पहला जो कमीशन आया वो कौन सा था? बलवंत राय मेहता, नाम याद रखना। बलवंत राय मेहता कमीशन पहली बार आया था 1957 में। बलवंत राय मेहता कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया? उन्होंने कहा ठीक है, एक लोकल गवर्नमेंट बना देनी चाहिए और ये लोकल गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करेगी, ग्राम पंचायत और मंडल के लेवल पे काम करेगी, फिर जिला के लेवल पे काम करेगी। 3 लेवल पे होनी चाहिए ग्राम पंचायत, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद इनकी रिपोर्ट को कुछ नहीं माना गया। उसके बाद एक आए अपने अशोक मेहता, इसके बाद आए अपने अशोक मेहता जो कि 1977 में आए। अशोक मेहता जी ने क्या कहा? अशोक मेहता जी ने कहा ठीक है लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये 2 लेवल पे होनी चाहिए, केवल 2 लेवल, 3 लेवल की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आगे जब बढ़े तो अगले आए जीवी के राव। जीवी के राव समिति जो थी ये आई थी 1985 में। ठीक है, उसके बाद आए एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी आई थी 1986 में। ठीक है, एलएम सिंघवी का बड़ा रोल रहा था, इस कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। किसको? लोकल गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक अधिकार दिलाने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। उसके बाद आए थे पीएन थुंगन। पीएन थुंगन समिति जब आई थी ये आ गई थी 1988 में। ये कब आई थी? 1988 के अंदर आ गई थी। और इस समिति के बाद क्या हुआ था? सरकार ने फैसला ले लिया था कि ठीक है अब से लोकल गवर्नमेंट को भी हम क्या देंगे? संवैधानिक अधिकार देंगे। ठीक है, तो ये इन कमेटियों के नाम थे। इतनी कमेटीज के बाद यानी इतनी लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ने के बाद क्या हुआ? लोकल गवर्नमेंट को हमको क्या मिला? लोकल गवर्नमेंट को एक संवैधानिक अधिकार मिल पाया। ठीक है, देखो कोई चीज बोल देना एक अलग बात, सरकार ऐसे बोल दे कि हाँ हाँ दे देंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक वो चीज संविधान में आप चेंज करके उस चीज को संविधान के अंदर लिख नहीं देते तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया? इसीलिए स्थानीय लोगों की डिमांड पे ये चीज बनाई गई। बनाया कब गया? तो साल 1992 1992 में हमारे संविधान के अंदर किया गया 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। इसका मतलब है हमारे संविधान को 73वीं बार बदला गया। और 73वीं बार बदल करके क्या किया गया? हमारे संविधान का जो भाग 9 है, भाग 9, उस भाग 9 के अंदर एक अनुसूची नंबर है 11। अनुसूची नंबर कौन सी है? 11। उसके अंदर आर्टिकल जोड़े गए। कौन से आर्टिकल जोड़े गए? अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक, यहां तक के आर्टिकल्स उसके अंदर जोड़ दिए गए। तो ये इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे देश में एक लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट निकल करके आया। जैसे लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे गांव के लिए निकल करके आया, वैसे ही
1992 में ही शहर के लिए भी एक लोकल गवर्नमेंट निकाली गई, ठीक है, और उसे कहते हैं 74th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? ये संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत के लिए था और 74वां संविधान संशोधन बिल्कुल ये 1992 में ही आया। और ये किसके लिए था? ये शहरी लोकल गवर्नमेंट के लिए था, शहरी विकास प्राधिकरण वगैरह के लिए हुआ करता था, ताकि इसे हम शहर में रहते हैं तो एमसीडी के वहां पे इलेक्शन होने चाहिए, तो शहर के लिए बनाई गई एमसीडी, गांव के लिए बनाई गई नगर पंचायत, ठीक है। और इस पंचायत की अब सवाल पैदा, इस पंचायत में भी कुछ ऐसे नियम रखे गए जो कि बहुत जरूरी थे, ठीक है। अगर आप लोग अपने घर के आसपास जो पंचायत के चुनाव होते होंगे या एमसीडी के चुनाव होते होंगे, इसे अगर आप कवर करते होंगे तो आप देखोगे इसमें बड़ी खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? सबसे पहली बात तो इसने भारत में क्या क्या फायदा हुआ लोकल गवर्नमेंट में? इसने भारत में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई। क्या की? पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता लोगों की बढ़ी, ठीक है। दूसरी बात, SC/ST लोगों को प्रतिनिधित्व मिला। SC/ST लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला। क्योंकि हम सब जानते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे एमसीडी का चुनाव हो, उसमें 1/3 सीटें, 1/3 जो सीट होती हैं वो रिजर्व होती हैं महिलाओं के लिए। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती हैं, ठीक है। और क्या हुआ इससे? फायदा क्या हुआ? विकेंद्रीकरण हुआ। क्या हुआ? विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सारी सत्ता एक ही जगह इकट्ठा नहीं हो गई, सत्ता डिवाइड हुई। जो गांव तक आदमी था उसके पास भी कुछ पावर पहुंची कि वो भी अपने गांव के लिए कुछ कर सकता है, ठीक है। उसे अलग से फंड अलॉट किया जाने लगा, भैया ये तुम्हारा पैसा, इससे अपने गांव का विकास करवाओ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। तो ये सारे फायदे हैं। किसके फायदे हैं? ये लोकल गवर्नमेंट के, स्थानीय स्वशासन के सारे फायदे हैं कि भाई राजनीतिक जागरूकता लोगों की बढ़ गई। जो SC/ST लोग थे उनको प्रतिनिधित्व करना मिला। होता क्या था, बड़े बड़े लेवल पे सांसद वांसद तो बड़े बड़े SC/ST बन जाते थे, लेकिन जो गांव का SC/ST वर्ग का व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर पाता था। वो, उसका जीवन वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। लेकिन लोकल गवर्नमेंट आने से क्या हुआ, कुछ सीटें रिजर्व हो गई। अब मान लीजिए एक सीटें रिजर्व हो गई कि भाई ये सीट SC/ST की सीट रहेगी, तो अब उस गांव के लोग किसी ना किसी लोकल SC/ST को तो वहां का नेता बनाएंगे ना। तो इस तरह से क्या हुआ, लोकल लेवल पर नेता खड़े होने शुरू हो गए। ऐसे महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई, तो 1/3 महिलाएं तो जीत के आने ही लग गई उसके बाद, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हो गई। कहां पे? भारत देश के अंदर, ठीक है। ये था अपना स्थानीय शासन के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत का जो विकास, जैसा कि हमारी बुक का नाम है, हमारी बुक का नाम क्या है? भारत, लोकतंत्र और विकास। अब तक हमने भारत के लोकतंत्र के बारे में काफी कुछ देखा, संघवाद क्या, संसद क्या, स्ट्रक्चर क्या, लोकतंत्र कैसे कैसे स्थापित हो सकता है। भारत की राजनीतिक यात्रा देखी हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। अगर आप देख के चले जाएंगे एग्जाम आपका हो ही जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं भारत का जो आज़ादी से लेके अब तक का विकास कैसा हुआ है। मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुआ, हमारा जो आर्थिक विकास है वो किस तरह से चला, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई, ये सारी बातें हम समझेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? भारत का
भारत की विकास यात्रा, ये इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी है। इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सामने बड़ी चुनौती थी कि इतना बड़ा देश, इतनी यहाँ पर डाइवर्सिटी है, इतनी प्रॉब्लम थी उस वक्त। हिंदू मुस्लिम का बंटवारा चल रहा था, कई जातियाँ यहाँ पर रह रही हैं, तो धर्म, जाति, निर्जाति, कई समस्याएं चल रही थी यहाँ पर। ठीक है, बहुत बंटवारे थे लोगों में, कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब थे, कोई ऊपर की जाति, कोई नीचे की जाति, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है। इतने लोग यहाँ थे कि उनके बीच की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, और समस्याओं को सॉल्व करते करते देश को भी आगे बढ़ाना था। तो ये चुनौती सॉल्व करने के लिए हमारे सामने दो मॉडल खड़े थे। एक तरफ तो था वेस्ट वर्ल्ड का कैपिटलिस्ट मॉडल, दूसरी तरफ था रशियन या फिर चाइनीज वर्ल्ड का एक कम्युनिस्ट मॉडल। तो भारतीय राजनीति ने क्या किया, भारतीय राजनीति ने इन दोनों को मिक्स करके एक सोशलिस्ट मॉडल क्रिएट किया, एक समाजवादी मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, और समाजवादी मॉडल के अनुरूप क्या किया, सबसे पहले कहा गया कि हम प्लान करके डेवलपमेंट करेंगे। क्या करेंगे, प्लान करेंगे और फिर डेवलपमेंट करेंगे। यानी हर साल भारत ऐसे अंधाधुंध डेवलपमेंट नहीं कर देगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखेंगे भारत को आज जरूरत किस चीज़ की है, तो पहले उसके ऊपर काम करेंगे। बाद में जब उस टारगेट को अचीव कर लेंगे तो हम सोचेंगे अच्छा चलो भारत को अब इस चीज़ की ज़रूरत है, अब हम वो काम करेंगे। इस तरह से हम धीरे 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 डेवलप करेंगे। ठीक है, और हम ये धीरे धीरे डेवलपमेंट की प्लानिंग कर सके, इसके लिए क्या किया गया, 1950 में, 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया, प्लानिंग कमीशन। इसको हिंदी में योजना आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, योजना आयोग कहते हैं। तो ये योजना आयोग जो है ये बनाई गई। अब ये योजना आयोग करती क्या थी, ये योजना बनाती थी भारत सरकार की तरफ से पूरे देश के विकास के लिए। फॉर एग्जांपल, इसको लगा कि इस साल हमको खेती पर जोर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ही थी। आज भी भारत में बहुत बड़े हिस्से पे खेती ही होती है। तो इसका काम था कि कुछ ऐसी योजनाएं बनाना कि हमारी खेती और ग्रो हो सके। ठीक है, तो योजना आयोग 1950 में बनाया गया, और इसने फिर क्या किया, जैसे हमारे देश में 5-5 साल पे सरकार बदलती है, तो इसने 5-5 साल की योजनाएं बनानी शुरू की, जिसको पंचवर्षीय योजना कहा गया। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आ गई। पहली क्या आ गई, पहली पंचवर्षीय योजना आ गई। और इस तरह से 1951 के बाद 1956 में आई, फिर 5-5 साल के इंटरवल पे लगातार पंचवर्षीय योजनाएं आती रही। ठीक है, लास्ट पंचवर्षीय योजना कब आई थी, आखिरी पंचवर्षीय योजना 2017 में आई थी, जो कि हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब आप कहोगे भाई 12वीं आई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। उसके बाद हुआ ये कि ये योजना आयोग को कर दिया गया बंद। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा भाई देखो 2015 आ गया है, अब ये योजना आयोग वगैरह सब फेल हो गया, ये काम नहीं कर पाते। ठीक है, इनको करो बंद। उन्होंने एक नया आयोग शुरू किया और उसका नाम रखा गया क्या, नीति आयोग। नीति आयोग। अब हमारे लिए जो काम प्लानिंग कमीशन किया करता था, वो काम नीति आयोग हमारे लिए काम करता है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग और नीति आयोग, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि नीति आयोग केवल एक परामर्श देता है कि ऐसा विकास होना चाहिए। योजना आयोग परामर्श के साथ फंड भी दे सकता था। ठीक है, मतलब उसे लगता था कि भाई इतना काम करना, तो पैसा भी अलॉट करने की ताकत योजना आयोग में थी, लेकिन नीति आयोग के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो फंड अलॉट कर सके। ठीक है, उसके बाद ये तो सब आयोग की बात की गई। इसके बाद भी क्या हुआ, भारत के अंदर बीच बीच में काफ़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम किए गए। जैसे कि 1971 में जब इंदिरा गांधी चुनाव में गई तो उन्होंने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था भाई, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो गरीबी कैसे हटेगी, तो होता क्या है ना, जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो बहुत सारे हिंदुस्तान में राजा महाराजा हुआ करते थे।
तो बहुत सारे राजा महाराजा जब थे, तो वो जब देश का आज़ाद हुआ तो कुछ राजा महाराजा हिंदुस्तान के साथ रहे, कुछ राजा महाराजा पाकिस्तान के साथ भी चले गए। तो ये जो राजा महाराजा पाकिस्तान और इंडिया के साथ रुक गए, तो इंडिया के साथ जो राजा रुके उनको क्या रुकने की वजह से एक तो उनका स्टेटस बरकरार रखा गया कि भाई लखनऊ के नवाब हैं, भोपाल के नवाब हैं, महाराष्ट्र पटियाला के राजा हैं, ऐसे ऐसे करके उनका स्टेटस बना रहा पूरा का पूरा। बनने के साथ ही भारत सरकार हर साल उनको कई लाख रुपए दिया करती थी एज अ टैक्स, उनको देती थी भारत सरकार राजाओं को कि अच्छा हुआ आप हमारे साथ रुक गए। ठीक है, फिर 1969 में, पहले 1971 की बता दूं, 1971 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, जितने राजा वाजा थे इन सारे राजाओं को बोल दिया बस भैया बहुत हो गया, अब ना तुमको पैसा मिलेगा ना तुम्हारा कोई राजा वाजा वाला स्टेटस रहेगा। ठीक है, तो राजाओं के स्टेटस जो थे वो खत्म कर दिए गए, एक संविधान संशोधन लाके, इसे प्रीवी पर्स भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रीवी पर्स। 1971 में इंडिया में आया प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स ने क्या किया, जितने भी राजा वगैरह थे उनकी जो परिस्थिति थी, स्थिति थी, उनके स्टेटस को खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बैंक पहले सारे प्राइवेट हुआ करते थे, जितने भी आज बैंक थे तो बैंक हम के प्राइवेट मालिक हुआ करते थे, इंदिरा गांधी ने सबको पकड़ के सरकारी बना दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1990 तक क्या हुई, ये कृषि आधारित रही। किस पे रही? कृषि आधारित। कृषि आधारित होने के साथ ये बंद अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? बंद अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था बंद हुआ करती थी, तो बंद अर्थव्यवस्था थी और कृषि आधारित थी। इससे क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डूबने लग गई और हम दुनिया से पिछड़ने लग गए। ठीक है, उसके बाद नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो नरसिम्हा राव ने 1991 में एक भारत के अर्थव्यवस्था में सुधार करते हुए एलपीजी सिस्टम को इंडिया में लेकर के आए। एलपीजी सिस्टम का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेटीकरण कर दिया, और ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण कर दिया। ठीक है, उसके बाद भारत में विदेशी कंपनियां आनी शुरू हो गई। विदेशी कंपनियां आने के बाद भारत क्या हुआ, दुनिया के बाजार के साथ मिलने लग गया। 1995 में भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का संस्थापक सदस्य भी बना भारत। ठीक है, इसके बाद फिर भारत का विदेशी कंपनियों का आना जाना, FDI, फॉरेक्स रिजर्व, ये सब चलता रहा। फाइनली नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2014 में एक नया भारतीय अर्थव्यवस्था को मोड़ दिया और इन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाना शुरू किया। मेक इन इंडिया के तहत उन्होंने ये बताया कि भारत के अंदर अब क्या हो रहा है, बाहर से सामान बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम लोग अपना कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, तो अब अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें इंडिया के अंदर ही कुछ बनाना पड़ेगा, और इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिले। ठीक है, तो ये भारत की एक विकास की यात्रा थी जिसके बारे में आप लोगों ने देखा, समझा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के आसपास रिलेट करके आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स एग्जाम में बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे कि बताया आपको जातीयता या फिर धर्म का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और यह कह सकते हैं कि हमारे देश में प्रवास, माइग्रेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है राजनीति पे। क्षेत्रवाद का क्या प्रभाव पड़ जाता है राजनीति के ऊपर। देखिए, भारत की राजनीति को इन्हीं सब कारकों ने क्या किया है, प्रभावित किया है, या फिर क्षेत्रीय असंतुलन जिसे कहते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन। ये कई ऐसे कारण रहते हैं जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, लगातार प्रभावित करते हैं। देखिए, क्षेत्रवाद का क्या मतलब होता है? क्षेत्रवाद का मतलब होता है जब व्यक्ति के अंदर व्यक्ति की जो निष्ठा होती है वो अपने देश से हट करके अपने पर्टिकुलर एक नई पहचान बनाता है, क्षेत्र के तरफ जाने लग जाता है, उसे क्षेत्रवाद की भाषा कहते हैं। क्षेत्रवाद फिर आगे जाके अलगाववाद भी बन सकता है। ठीक है,
जैसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, पंजाब में आपको एग्जाम्पल देखने को मिला, ठीक है, कि वहाँ के 1984 के दशक में खालिस्तान की डिमांड चलने लग गई बहुत तेज़ी से कि हाँ भाई ये राज्य यहाँ पर होना चाहिए। फिर 1990 में आप देखो कश्मीर में डिमांड चल गई कि भाई कश्मीर को इंडिया से अलग कर देंगे, तो ये क्या होता है, क्षेत्रवाद के प्रभाव रहते हैं। कई बार राजनीति की वजह से कुछ नेता लोग इनको हवा भी दे देते हैं, तो इसके बड़े नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और बड़े दुष्परिणाम निकल करके आते हैं एट द एंड इनके। जातीयता, देखिए जातीयता का क्या होता है, बहुत पुराना इतिहास रहा है, ऐसा तो नहीं कल या परसों में आ गई है। तो जातीयता का भारत में बहुत पुराना इतिहास रहा है। जातीयता के नाम पे जाहिर सी बात है शोषण भी किए गए। तो उसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने अपने संविधान में कहा कि हम समानता में भरोसा करते हैं, तो हम कोई ऊंच नीच में भरोसा नहीं करते, हम चाहते हैं सब समान हो जाए। तो समान करने के लिए भारत में जातीयता को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए गए। लेकिन जब जातीयता राजनीति के अंदर एक बार एंटर कर गई तो इसका दुष्परिणाम आने शुरू हो गए और भारत में कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार बनने लग गए जो जाति के नाम पर ही दल बनने लग गए। अब वो किसी एक विशेष जाति के क्या हुआ, लोगों को खुश करते हैं और उनसे वोट लेते हैं उसके बदले। इससे क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हाँ ठीक है, एक दबी कुचली या पिछड़ी हुई जाति का थोड़ा ऊपर तो आती है, लेकिन नुकसान ये भी हो सकता है कि समाज में बंटवारा कर सकती है। ठीक यही काम क्या होता है, धर्म के साथ होता है। हिंदुस्तान का बंटवारा ही धर्म के नाम पे हुआ था, आप इस बात को जानते हो। अंग्रेजों ने धीरे धीरे बड़ी चालाकी से इस धर्म को क्या किया था, इसको हवा देने की कोशिश करी और ये उन्होंने पहली बार प्रयास, तभी उन्होंने बंगाल का क्या किया था, विभाजन किया था। बंगाल के विभाजन में पहली बार क्या हिंदू मुस्लिम की बात की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उस वक्त हमारे देश के लोगों ने उस बंगाल विभाजन का इतना तगड़ा विरोध किया कि उनको बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा। लेकिन 1909 में जब मार्ले और मिंटो की सरकार भारत में चलने लग गई तो उन्होंने बड़ी चालाकी से मुस्लिमों को रेडिकलाइज करना शुरू किया, मुस्लिम समाज को रेडिकलाइज करना शुरू किया। मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी गई और उन्होंने क्या किया, बड़े ही स्मार्ट तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया इस बात को लेकर के कि आपका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं है, अगर आप हिंदुस्तान में रहोगे तो आपको इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के नीचे गुलाम बन के रहना पड़ेगा, आपको उनसे दब के रहना पड़ेगा एंड ऑल दैट। उसके बाद 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड आए, उन्होंने इसको और हवा दी, उन्होंने मुस्लिमों के साथ साथ सिखों के लिए भी एक अलग सीट बनानी शुरू कर दी। ठीक, फाइनली ये बंटवारा बढ़ते 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 इतने आगे तक आ गया कि 1947 में भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनाने पड़े, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। लेकिन अगर ये बात यहाँ खत्म हो जाती तो भी कोई बात थी, ये बंटवारा उसके बाद भी क्या हुआ, ये जो आग थी धर्म के नाम पे जो लगाई गई थी ये खत्म नहीं हुई और उसके बाद भी कंसिस्टेंटली चलती चली गई। आपको दिखता होगा हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे दंगे, कोई भी आप हिंदुस्तान के 5 साल उठा के देखोगे ना तो उस 5 साल में आपको कोई ना कोई दंगा दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, बहुत रिसेंट बात करूं तो आपको दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे जो, उनके बारे में आपने सुना होगा। प्रवास ये एक और माध्यम है जिसकी वजह से क्या होता है, बड़ी समस्या हो जाती है राज्यों में। जैसे कि आपको दिखता होगा यूपी या बिहार के लोग जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में वहाँ से प्रवास करके यहाँ पर आ जाते हैं, दिल्ली में आ जाएंगे, मुंबई में आ जाएंगे, या शहर टाइप के जो इलाके होते हैं वहाँ चले जाते हैं। सवाल पैदा होता है कोई भी इंसान अपना गांव, अपना घर, अपने लोगों को छोड़ करके प्रवास करके दूसरी जगह क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्योंकि राजनीतिक कुचक्र कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार या किसी अन्य कारणों की वजह से भी क्या है, उन व्यक्तियों को वहां नहीं लग पा रहा कि हम यहाँ पर अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, यहाँ हमारे परिवार का, यहाँ हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, प्रवास जो होते हैं बढ़ते हैं। जब हमें रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, विकास के अवसर नहीं मिलेंगे, तो लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। जब लोग प्रवास करते हैं तो क्या होता है, क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अब यूपी में लोग कम हो गए, बिहार में अचानक लोग कम हो जाएंगे और दिल्ली में अचानक लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली के रिसोर्स कम पड़ जाएंगे। ठीक, बिहार का डेवलपमेंट रुक जाएगा। जब लोग ही नहीं है तो इसका मतलब ना तुम्हारे यहाँ कोई पैदा करने वाला रह गया, ना कंज्यूम करने वाला रह गया, तो वो राज्य और पिछड़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये समस्याएं आ जाती हैं भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। दोनों वीडियोस को अगर आप कंबाइंडली देखेंगे तो आपको इस पूरी बुक का एक ऊपर का नॉलेज मिल जाएगा, जिससे आप एग्जाम में कोई भी 5 क्वेश्चन बड़े ही इजीली और बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।